सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर बहुत खुश। मैंने जब नया तज्जिया शुरू किया था ना इस मैंने कदम रखा था जब इस फील्ड में सर तो पहले 3 साल बड़े मुश्किल थे। अच्छा, मुझे लगता था कि अभी तो मेरे पास है कंटेंट और कुछ दिनों बाद मेरे पास तो कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाएगा, मैं क्या करूँगा इस मुल्क में? सर मुझे नहीं अंदाजा था कि ये कंटेंट की एक गोल्ड माइन है। सर गोल्ड माइन है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता और नया नया कल्टिवेट हो रहा होता है, नया नया माइन हो रहा होता है। और देखें ये आपका मेरा काम है, ड्यूटी है कि हमारी तमाम ऑडियंस जो है उन तक हम ये कंटेंट पहुँचाएँ और तज्जिया समेत पहुँचाएँ। वाह सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर आज मैं पहले ऑडियंस को ये बताता जाऊँ कि आपने घबराना नहीं है। हम शुरू करेंगे आज का शो PSL से, सुपर लीग से। उसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं हम ज़रा आपको वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक्स दें, सोचने के लिए आपको इतना मवाद दें कि आप सोचते रहें। और उसके बाद हम बाकी शो जो है उसके ऊपर हम सियासी जो मेन अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी सारी बातें हैं वो करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं PSL से। PSL होने को जा रहा है, लाहौर में बाकायदा मैचेस जो हैं शुरू होने लगे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो कल के दिन भी आज के दिन भी थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन सर ये कुर्बानी, ये क्रिकेट के लिए कुर्बानी है जो हमने हर साल देते हैं और देते रहेंगे और इंशाल्लाह ये सारे मामला वैसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन आते हैं PSL पे, तो सर क्या प्रेडिक्शन है इस दफ़ा? अच्छा, एक तो ये है कि मैंने अब जाहिर है जिस तरह से PSL के सीजन्स होते चले जा रहे हैं तो इनका निज़ाम बेहतर होता चला जा रहा है। सो सबसे ज़्यादा तंगी होती है PSL शुरू होने से पहले जब ड्रिल्स हो रही होती हैं, जिनमें से एक दिन कल का भी था। जी था। अच्छा, अब जब ड्रिल्स हो चुकी हैं और अब कल से बाकायदा आगाज़ है तो निज़ाम कदरे बेहतर हो जाएगा, लेकिन जाहिर है मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। जहाँ तक टूर्नामेंट का ताल्लुक है, प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैनेजमेंट के ऊपर भी। उसकी वजह यह है कि जितनी लोगों ने एंटरटेनमेंट और इंजॉयज़ लिए हैं, जितना उन्होंने थ्रिल लिया है इलेक्शंस में, अब क्या ये उसको मैच कर पाएगा कि नहीं। और जिस तरह से आपके सामने ये है कि 29 तक ये काबीना फॉर्म होनी है, तो जितनी पैरेलल न्यूज़ आ रही है संजीदा किस्म की पॉलिटिकल, क्या लोग उसमें PSL छोड़ के वो तो नहीं देखना शुरू कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने इस पे बहुत पैसे खर्चे हैं और वो पैसे हमने रुपयों में नहीं डॉलरों में खर्चे हैं। सर आपने इस अवाम को ईजी लिया, इसका मतलब है इस अवाम में जो कंटेंट की एपेटाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ यूथ की, जो अब देखें पहले तो क्रिकेट सब देखते हैं क्रॉस द बोर्ड, लेकिन यूथ बड़े जल्वे से देखती है, बड़े जोश से। अब इस मुल्क में एक चीज़ चेंज होगी कि यूथ ने इन इलेक्शंस के बाद प्रूव कर दिया है कि वो सियासत भी बड़े शौक से देखते हैं। तो आपने यूथ का कंटेंट का, सर ये OTT जनरेशन है, इनको आप जितना कुछ दे देंगे वो सब कंज्यूम करते रहेंगे। आपका मेरा काम सिर्फ ये है उसको हमने एक तरतीब देनी है। बिल्कुल ठीक है। सो मैं तो बल्कि ये भी पटिशन डालना चाहता हूँ कि कल से जब मैं इस शो पे आऊँ तो चाहे आप सियासत पे बात करें चाहे शोबिज़ पे करें, लेकिन मैंने किट पहनी हो, मतलब हेलमेट, ग्लव्स, गार्ड, रेडी टू गो। यस करीब ही है, आपको कभी भी बुलावा आ सकता है। सर देखिए, आपको पता है कि मैंने और आपने दोनों ने हमेशा किट इस्त्री करके रखी होती है कि मुल्क और कौम को अगर कभी भी जरूरत पड़ गई हम पहुँच जाएंगे। सर अच्छा सर, चीज़ें जो हुई हैं कुछ क्रिकेट की दुनिया से उनकी भी बात कर लें। जो हमारे इस वक्त नए PCB चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका पहला बड़ा डिसीजन, ये खैर मैं नहीं मानता कि ये वाहिद उनका डिसीजन होगा, ये तमाम तर जो कमिटीज़ हैं और तमाम तर लोग हैं उनसे मुशावरत के बाद ही किया होगा। लेकिन हारिस रऊफ़ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया गया है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट सीरीज़ हमारी थी उसमें उन्होंने जाने से इनकारी तो नहीं थे, बट उन्होंने टीम में शमूलियत से इनकार कर दिया था। तो उसका एक्शन अब इतने महीनों बाद फाइनली ले लिया गया है, तो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। अब ये एक बुरा प्रेसिडेंट सेट करेगा मेरे ख्याल में उन यंगर प्लेयर्स के लिए जो कि अभी अपने करियर का आगाज़ करें। हारिस रऊफ़ तो एक इस्टेब्लिश्ड स्टार है और ख़ास तौर पे वो क्रिकेटर्स जो अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल के हैं उनमें भी बड़े हमें चमकते हुए सितारे जो हैं वो वाजे हुए हैं हमारे लिए। और हम सेमीफाइनल तक तकरीबन मतलब जीतते जीतते हम वो हारे और फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वो तो ठीक है। लेकिन फ़ाइट दी है बॉयज़ ने, बॉलिंग ख़ास तौर पे हमें उभर के नज़र आई है, हमारे 2 पेसर्स जो हैं। और लेकिन ये जो चीज़ है अगर वो देख रहे हैं बैठ के कि ये भी हो सकता है,
तो ये मेरे ख्याल में एक नेगेटिव मैसेज जाता है। सर इसमें जो एक पॉजिटिव बात है वो तो ये है कि जिस तरह से आपने निशानदेही की कि वाकया तब हुआ था और एक्शन अब लिया गया है, ये बहुत पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हम एक रिएक्शनरी कौम है, जैसी कोई चीज़ होती है ना हम फ़ौरन से पहले रिएक्शन दे देते हैं। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी है ना स्लीप ओवर इट, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप जब किसी मसले पे कहते हैं ना कि अच्छा यार कल परसों या कुछ अरसे देख के फैसला करूंगा, जब वो टाइम आता है ना तो आपको एहसास होता है कि उस पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर इन्होंने ये फ़ैसला ले लिया। इसमें अब मसला ये है कि हमारे पास इस तरह की नज़ीरें प्रेसिडेंट्स हैं जैसे कि इमाद वसीम, जैसे कि आमिर, कि जो अपने अभी प्लेइंग एज में रिटायरमेंट ले गए और उन्होंने कहा कि जी बहुत जो है ना पाकिस्तान टीम में आना जाना बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, फिर जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसको फॉलो करना बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो ऐसे करते हैं रिटायरमेंट ही ले लेते हैं। सो हारिस रऊफ़ जैसे आपने कहा कि जी बहुत इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, सो अब ऐसे मौके पे ऐसा बंदा अगर कहे कि चले ठीक है फिर मैं करता ही नहीं। एक तो ये कि जो खबर आई थी ना उस खबर में भी मुझे थोड़े से मसले लग रहे हैं कि जी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिए और उनको अब परमिशन नहीं मिलेगी कोई लीग खेलने की जून तक। सो जून तक तो पीएसएल के बाद आईपीएल है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जाते ही नहीं, उसके बाद वर्ल्ड कप है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो लीग तो उस दौरान में होनी ही कोई नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा गैर ज़रूरी था, थोड़ा सा डिस्करेजिंग था, जैसे कि आपने निशानदेही कर दी है प्लेयर्स के लिए कि अगर इस तरह से होगा तो अगेन जिस तरह से हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि एक स्पोर्ट है क्रिकेट जो कि पूरा पाकिस्तान खेलता है और कुछ भी वो नहीं खेलता। सो अगर एक बंदा एक फॉर्मेट नहीं खेलना चाहता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इतने प्लेयर्स होने चाहिए कि वो उसकी जगह ले लें। हाँ जी, और देखें इन्होंने शायद थोड़ा सा देखा था कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है कि उन्होंने भी अभी माजी में ही 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है, तो आपने अपनी लाइन जो है वहाँ से नहीं लेनी, आपने अपने फैसले करने हैं सर। लेकिन थोड़ा सा आ जाए अगर पीएसएल के ऊपर वापस, तो इस सीज़न की प्रेडिक्शंस जो हैं वो क्या हैं? अच्छा सर, एक तो मैं आपको ये जिस तरह आपने अफगानिस्तान वाली बात की ना, ये देखिए न्यूजीलैंड में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इसी वजह से किया कि जी हमने तो वो कुछ लीग्स खेलनी होती हैं, तो अगर उनमें टाइम निकलेगा तो हम कर लेंगे नेशनल साइड, वरना नहीं करेंगे। आप ये देखिए वहाँ पे तो कोई आउटरीच नहीं हुई, वो द बोर्ड द पीपल एवरीबडी टुक इट लाइक इट वाज अ नॉर्मल थिंग कि बस ठीक है यार वो एक स्पोर्ट्समैन है, उसने अपने इंटरेस्ट भी देखने हैं, इतनी भी क्या कौमी ड्यूटी हो गई। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि इसको वैसे इस पूरे मसले को टैकल करने का तरीका मेरे ख्याल में ये है कि एक तो ये जो लीग्स है ना जो कि मतलब जैसे पीएसएल है 1 महीने में ख़त्म, आईपीएल है 2 महीने में ख़त्म, बीपीएल है आधे महीने में ख़त्म, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। फुटबॉल की तर्ज का निज़ाम होना चाहिए कि लीग्स चल रही हैं तकरीबन पूरा साल के, जैसे सितंबर में शुरू हुई है अप्रैल में ख़त्म हुई है और उसके जो बीच में विंडो है उसमें हो इंटरनेशनल मैचेस। जब पूरा साल चलेगी ना तो फिर होगा ये कि यही पीएसएल 1 महीने में नहीं ख़त्म होगा, ये पूरा साल चल रहा होगा। सो ये जो प्लेयर्स हैं इनको ये कहा जाए कि आप मल्टीपल लीग्स नहीं खेल सकते कि एक बाबर है तो वो बीपीएल भी खेल रहा है, वो पीएसएल भी खेल रहा है, वो फलाना भी खेल रहा है, वो उसने एक ही लीग खेलनी हो और सारा साल खेलनी हो और बीच में कुछ इंटरनेशनल मैचेस हो। फुटबॉल की तर्ज का जब ये निज़ाम बनाएंगे ना इसके अंदर तो ये आपको नजर आएगा कि ये मसले हल होने सर। लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली फिर ये डिबेट भी आ जाती है कि देखें मुख्तलिफ लीग्स खेलने का मतलब है कि मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इनकम है रादर दैन कि एक ही लीग में खेलें, या तो फिर पीएसएल और बाकी चीज़ को इस लेवल पे लाएं अगर आप सारा साल खेलेंगे और बाकी जितनी लीग से आपने पैसे कमाने थे। क्योंकि सर एंड ऑफ द डे चले हम शुगर कोट नहीं करते, बात तो यही है ना कि जो क्रिकेटर हैं जो अभी अपने मिड ऑफ द करियर हैं या अर्ली भी करियर हैं या लास्ट लेग में ख़ास तौर पर, उनका मकसद हमेशा ये होता है कि जी ये मेरा करियर है। और ये मतलब ये भी गलत बात है जो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी कि देखें बीच में पैसा कहाँ से आ गया। मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा करियर है जिसमें आपका एंड गोल पैसा नहीं होता। मतलब आपने सक्सेस की एक वैल्यू लगानी है ना। देखें इस तरह तो कोई बंदा कहे जी सक्सेसफुल मैं इतना हूँ जिसकी कोई हद नहीं है लेकिन जेब से कुछ नहीं है, तो वो सक्सेस की वैल्यू तो ना लगी ना। अगर एक क्रिकेटर जो है जिसने तमाम अपना करियर क्रिकेट खेला इंटरनेशनल लेवल लीग लेवल में लेकिन नथिंग टू शो फॉर इट है, तो वो फिर कहेगा यार क्या मौका मिल रहा है करने का, माजी में नहीं होता था। लीग कल्चर जो अभी उसको 10-15 साल हुए 10 साल हुए, सो उसके अंदर अगर वो खेलना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट को ठीक करें, उसकी स्केजुलिंग को ठीक करें ताकि वो प्लेयर जो है वो सारी चीज़ तमाम चीज़ें कर सके
और उसकी ज़िंदगी आसान करें, लेकिन ऑब्वियसली फिर लेवल ऑफ इनकम जो है उनको वो एट पैरिटी लानी पड़ेगी जी की बाकी लीग से। सर देखिए वो आ जाएगी, उसकी वजह ये है कि पीएसएल जिस प्लेयर को जितना भी पे करता है वो 1 महीने का करता है ना। जब पीएसएल को ये पता होगा कि हमने 9 महीने इनको पे करना है तो वो अकॉर्डिंगली करेगा। अच्छा, इसी तरह जब एक लड़का एक ही लीग खेल रहा होगा, 9 महीने उसके उसी में लग रहे होंगे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ हो जाएगी। वो ये है कि हमारा एक लड़का होगा जिसका नाम होगा आतिफ रऊफ, ठीक है, और वो ना शायद पाकिस्तानी टीम में हो, ना शायद पाकिस्तान सुपर लीग की किसी टीम में हो, वो मेलबर्न हरिकेन में खेलता हो, ठीक है। वो आप ये देखें कि ये बड़ा बच्चों को लगना शुरू हो जाएगा कि यार हमने लीग में जाना है, हम वहां पे चले गए, हमारे 4 साल आगे पूरी लाइफ सेट है। सो ये अगेन हमारे पास ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने सोचनी है, हमारे पास फुटबॉल वाला एक जो फॉर्मेट है वो सामने हमारी। इंडिया ने तो शायद ये चीज़ ट्राई भी की थी, आज से कुछ देर पहले उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है सर एक और मैं वैसे ही मतलब डेविल्स एडवोकेट अगर प्ले करूँ तो आई थिंक वो महीने की जब एक चीज़ होती है ना कि यार 4 हफ्ते हैं, ये 4 हफ्तों में डेली मैचेस होते रहने उसका फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ये कि जो अच्छे मैचेस है, कराची लाहौर है, उस पर आपको टिकट सेल भी मिलनी है, वो मैच तगड़ा होना है, मज़े का होना है। कुछ मैचेस हैं लोग नहीं देखते, ये ना हो इससे कि जी ये 9 महीने चलना है तो एंड में जाके हम देख लेंगे। मतलब वो कॉन्स्टेंट व्यूअरशिप रखने के लिए टीवी की भी और स्टेडियम की भी फिर इनको कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। इनको मैचेस सिर्फ वो क्रिकेट नहीं हो सकती, फिर उनको उसके साथ को और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। जैसे ये हो सकता है कि अभी अमेरिका में जैसे वो हुआ है सुपर बोल, उनका पूरे साल का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है वो, उसके बीच में वो एक हाफ टाइम शो होता है जिस पे उनके टॉप म्यूजिशियंस जो हैं वो आके परफॉर्मेंसेस करते हैं। मैं ये नहीं कहता उस लेवल पे आप करें, वो तो साल में एक दफ़ा इतना बड़ा सुपर बोल होता है, बट जितने मैचेस हैं उनमें एक इनिंग्स जब ख़त्म होती है तो उसके बीच में आप इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं ताकि ऑडियंस क्रिकेटिंग ना भी हो, वो कहे यार वो बीच में यार एक कॉन्सर्ट सा होना है या कोई और चीज़ होनी है किसी किस्म की, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी हो जाए फ़र्ज़ करें, तो लोग उससे आएंगे और क्रिकेट भी इसी बहाने देख लेंगे। बिल्कुल, और इसमें देखें ना, ये सारा साल इंटरनेशनल क्रिकेट शायद नहीं हो सकती, लेकिन सारा साल लीग क्रिकेट हो सकती है। और इसीलिए जब नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे, लोगों का इंटरेस्ट पूरे साल डेवलप रहेगा। फिर लोग जो है ना अभी क्या करते हैं, मतलब एक बंदा एक टीम का सपोर्टर है, लेकिन वो 1 महीने बाद लीग ही ख़त्म हो जानी है, अब उसने दूसरी लीग के लिए एक और टीम को सपोर्ट करना है, उसके लिए अपनी लाइकिंग डेवलप करनी है। यही जब पूरा साल चल रही है, ही कैन स्टिक टू वन टीम। सो इसी के नीचे जिस तरह अमेरिका में होता है, आपने जिस तरह जिक्र किया, इसी के नीचे एक कॉलेज लेवल होता है जो कि चल रहा होता है, वहां से प्लेयर निकल के ऊपर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो भी लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है तमाम चैनल्स के ऊपर। आप इमेजिन करें अभी कि अगर इनके नीचे ये पीएसएल पूरा साल चल रही हो और इसके नीचे कॉलेजेस की टीम हो, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस एफसी कॉलेज अगर मैच हो रहा है, कत्ता नज़र इससे कि टीवी पे जो लड़के खेल रहे हैं आपको उनके नाम पता है या नहीं पता, जो हमारे बाबे 1970 में भी पास आउट हुए थे उस कॉलेज से, वो सब कुछ छोड़ के टीवी के आगे बैठे होंगे। सर बस सिर्फ ऑब्वियसली फ़र्क ये है कि फुटबॉल जो है वो 90 मिनट में ख़त्म हो जाती है, ये पूरा एक दिन की चीज़ है, इसलिए जो T10 फॉर्मेट है और बाकी उसके अंदर आते हैं। बट चलें, पीएसएल जो है वो अब होने को जा रहा है, हम उसको अपने शो पे भी घड़ी घड़ी फॉलो करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। हमने जाना भी एक ब्रेक पे, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, में ब्रेक से पहले पीएसएल डिस्कस कर रहे थे, अली के पास कुछ अपनी प्रेडिक्शंस हैं कि वो कैसे देख रहे हैं आगे वाली टीम्स के अंदर क्या सूरत हाल है, बैटिंग ऑर्डर किस किस्म का बन रहा है, बॉलिंग ऑर्डर किस किस्म का बन रहा है, और कुछ तनकीद। नहीं, सो एक एक लाइन की मैं बात करूंगा टीम्स की। एक तो ये कि ऑन पेपर जाहिर है मैच खेलना होता है और आपने ग्राउंड में जीतना होता है, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्ट्रॉन्ग टीम कोई है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं पेशावर ज़ल्मी पे। सो पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है कि ऑन पेपर हमने इनको स्ट्रॉन्ग भी देखा, हमने इनको वीक भी देखा जितने पीछे चैप्टर्स हुए हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसी टीम है जो सेमी तो खेलती ही है और अक्सर फाइनल भी खेल जाती है। तीनों जो नसीम शाह बरादरान है वो इसी में है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल। सर पेट्रोल कितना बचेगा? इकट्ठे ही आना जाना पिक ड्रॉप। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी में जाहिर है एक ये बड़ा इस दफ़ा स्ट्रेंज फीलिंग होगी कि बाबर जो हैं वो कैप्टन नहीं रहे पाकिस्तान के, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं। और अभी वो जब बीपीएल खेल के आए हैं तो जिस वो टीम में थे वो जब उन्होंने बीपीएल छोड़ा तो उस टीम ने हाईएस्ट स्कोर किया। सो अगेन बाबर की अपनी गेम कमाल की है, उसमें कोई मसला नहीं है, और हर एक को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उस पर खेलें। जो वाहिद मसला एक है ना कि मुझे लगता है कि वो आदतन पाकिस्तानी होने के नाते इर्द गिर्द के लोगों को कहते रहते हैं आराम से खेलो। वो ना करें, अगर कोई मार रहा है तो उसको मारने दें।
फिर आपका कराची किंग्स का कप्तान चेंज हो गया और कराची किंग्स के कप्तान आ गए हैं शान मसूद। सो शान मसूद आपके हैं टेस्ट टीम के कैप्टन। सो इस वक्त वो बहुत जन मारेंगे इसलिए कि उन्होंने ये दिखाना है कि मैं सिर्फ टेस्ट का नहीं हूँ, T20 भी खेल सकता हूँ। कोयटा जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, मतलब अच्छी खबर से मुराद है कि वैसे तो सैड बात भी है, लेकिन सैफी जो हैं वो अब कप्तान नहीं रहे, तो वो क्योंकि काफ़ी अरसे से परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि उनकी जब से कप्तानी गई है तो अब वो शायद मतलब उनकी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। आखिरी जो है वो मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान भी अगेन हमेशा से उनके बारे में कहा जाता है कि जी बहुत आउटस्टैंडिंग ऑन पेपर नहीं लगते, लेकिन बड़ी ही जो है ना मुनासिब टीम होती है। उनके जो सबसे अच्छे बॉलर हैं एहसानुल्लाह, वो अभी तक इंजर्ड हैं और आपको याद होगा कि इनके इंजर होने का नुकसान हमें वर्ल्ड कप में भी हुआ था जब नसीम नहीं थे और हम सारे देख रहे थे कि यार अब एहसान आएंगे, लेकिन वो भी नहीं थे, वो अभी तक नहीं है। ये परेशानी की बात है, उनकी बॉलिंग वीक है। अच्छा, ये हमारी होगी प्रेडिक्शंस। इसके बाद आखिरी चीज़ मैं इसमें ऑफिशियली हो गया कि एहसानुल्लाह अभी इंजर्ड है, नहीं आ रहे, वो इंजर्ड है, वो नहीं आ रहे, उनकी जगह धानी है मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको पता है इस दफ़ा ओलंपिक्स के हॉकी के जो क्वालिफायर्स थे वो कहाँ होने थे? पाकिस्तान में, और वो नहीं हो रहे क्योंकि हमसे इंतज़ामात नहीं हुए। आप देखें ग्राउंड मौजूद है, हमने एक ऑस्टर ट्रॉफी नहीं बिछानी थी ना। अच्छा, अगर इनमें से किसी का ये ख्याल था कि यार लोगों ने नहीं देखने आना था, तो आप जिस तरह से सुपर बॉल की मिसाल दी है, यार आप कहते थे कि वहाँ पे हम पहले आतिफ असलम का कॉन्सर्ट करा रहे हैं मैच से पहले, खाना पीना, हम मैच से पहले उधर लैम्बोर्गिनियां भगा देंगे, ठीक है, आप किसी भी तरह करके ऑडियंस ले आते, एक दफ़ा ऑडियंस आ जाती, पाकिस्तान जर्मनी का मैच देखती। यही वो हॉकी प्लेयर हैं, इनको आप अगर स्टार बना दोगे, इन्होंने शादियां करनी है, तलाकें करनी है, चक्कर चलाने हैं, समझ रहे हैं, ये सारा कंटेंट है जो हमें मिलना है। और देखें वैसे भी पाकिस्तान जो है, अगर तो यहाँ पे हो भी रहा था तो चले हम फ़र्ज़ करें क्वालिफाई ना भी करते, फ़र्ज़ करें, लेकिन एक इंटरेस्ट डेवलप होता। हॉकी हमारी अपनी स्पोर्ट है, हमने हॉकी के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें की हुई हैं और उसके बाद से हमने हॉकी को बिल्कुल अलग कर दिया अपने आप से कि ये मैं तो पता भी नहीं हॉकी क्या है। किसी नए मतलब यूथ के लोगों को पता भी नहीं होगा हॉकी क्या होती है, कैसे खेली जाती है और कहाँ खेली जाए। ये भी तो मसला है ना कि हॉकी कहाँ बंदा खेली, यहाँ पे कौन सी कोई फील्ड्स हैं जहाँ पे हॉकी इतनी ज़्यादा होती है। बट ऑब्वियसली अगर आपको मौका मिल रहा था या आपको करना चाहिए था और इसको वेल करना चाहिए अगेन यहाँ से अगर अच्छे हॉकी प्लेयर निकल आए ना, तो ये मजबूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही खेलना है या पाकिस्तान में खेलना है। यूरोप में लीग्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे PSL वगैरह है, तो आप बच्चे अब वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको पता है साउथ एशियन गेम्स किस जगह पे होनी है? वो भी थी, इधर होनी है, अभी टाइम है, लेकिन अगर हम अपने इंतजामात पूरे ना कर सके तो वो यहाँ से ले जाएंगे कहीं और। इस वक्त इस शो के तवस्सुत से मैं पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं उनकी सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इंतजामात हैं वो पूरे करें, गेम्स को हाथ से मत जाने दें। सर बिल्कुल, और ये ऑब्वियसली हम डिस्कशन ब्रॉडर हम हमेशा इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल क्रिकेट सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। आपको अपनी तमाम स्पोर्ट्स जो हैं उनके अंदर लोगों को रखना चाहिए, उनको मतलब स्पॉन्सर भी करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इसी से आपका एक मुल्क का नाम जो है वो मतलब आगे इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता है। बहरहाल ये तो रही, लेकिन आखिरी मैं भूल गया कि जब टीम्स की प्रेडिक्शन की थी तो लाहौर कलंदर जो रेनिंग चैंपियंस हैं उनकी बात करना भूल ही गए। सर बताएं ना। सो उनकी बात भी यही है कि उनको बैटिंग पे अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। पिछली दफ़ा वो आए थे सिर्फ इस नीयत से कि बैटिंग जो मर्जी करे, हम आए हैं बॉलिंग से मैच जीतने, और वो जीतते भी थे। लेकिन इस दफ़ा राशिद खान भी नहीं है और शाहीन आपको पता है कि अपनी फुल फॉर्म में नहीं है। सो उनको अपना फोकस बैटिंग की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। सर बिल्कुल, और जैसे मैं पहले कह रहा था कि PSL तो अपनी जगह उसके बारे में हम एक्साइटेड रहते हैं, रहना भी चीज़ में वो गलत बात नहीं कि आप क्रिकेट के बारे में एक्साइटेड हो, हमें क्रिकेटिंग नेशन है। बट जैसे जैसे देखें फुटबॉल के अंदर भी हमने अब थोड़ा थोड़ा अपना नाम बनाना शुरू किया है, मतलब क्वालिफाइंग स्टेजेस के अंदर पहुँच रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ इंटरेस्ट है यूथ में फुटबॉल का, वो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को देख के हो। लेकिन जाहिर है अगर यहाँ ऑप्शन होंगी तो वो लोग जो हैं जो फुटबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं वो और भी खेलेंगे। तो ये तो अपनी जगह बातें रही सारी स्पोर्ट्स की हद तक, PSL की हद तक। सर आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में हम स्विच कर जाएं, अपने अपना सियासी कैप जो है वो पहन लें। अब हम शुरू करने लगे सियासी। सर सबसे अहम और जो कुछ लोगों के लिए हैरानकुन खबर थी उससे शुरू करते हैं कि तहरीक इंसाफ और JUI ने हाथ मिला लिया। वाह। और ये कुछ जो ट्विटर पे और बाकी जगहों पे जो माजी की वीडियोज़ हैं वो हमें देखने को मिली, जिनमें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बानी PTI के हवाले से उनको कहते हैं ये तो
यहूदी एजेंट हैं, और इस किस्म के बयानात उनकी तरफ से गए जो कि ज़ाहिर नहीं होने चाहिए, गलत बात है। और फिर ज़ाहिर तरीके इंसाफ की तरफ से भी जो इंसल्ट्स दी, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ उनका नाम भी रखा हुआ था एक, और वो भी उनको हर जगह कहा उन्होंने, जलसों के अलावा हर जगह उन्होंने कहा, और वो भी नहीं कहना चाहिए। हम किसी भी किस्म की मड स्लिंगिंग जो है हम उसके ख़िलाफ़ हैं और नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक सियासी इत्तेहाद है ये मुतवक्किल उस तरह से नहीं था। हमने तो लास्ट वीक भी जब बात की थी तो हमें लग रहा था कि अगर तो तहरीक इंसाफ के पास अगर ऑप्शंस जो देखी जाएँ तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो यही बनती है कि पीपल्स पार्टी के साथ जाके हाथ मिला लें और एक बड़ी तगड़ी सी ऑपोजिशन बना लें। लेकिन उसका यही मसला था कि फिर गवर्नमेंट कौन बनाता क्योंकि पीपल्स पार्टी के नंबर्स के बगैर गवर्नमेंट नहीं बननी थी। तो ये एक बात होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से जो कैंडिडेट्स हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उन्होंने उमर यूब का नाम दिया है, के चीफ़ मिनिस्टर के लिए उन्होंने नाम दिया है अली मीन गंडापुर का, और मियां असलम इकबाल को कहा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब। तो अपने कैंडिडेट्स उन्होंने फील्ड कर दिए हैं, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो कहते हैं जी कि हम तो 170 सीटें जो हैं लेके हमारे पास अक्सरियत है और हुकूमत हम बनाएंगे। कब बनाएंगे ये नहीं पता, कैसे बनाएंगे ये भी नहीं पता, क्यों बनाएंगे ये शायद उन्हीं को पता है। लेकिन आपको और मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कुछ चीज़ होने को जा रही है। हाँ देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके तो वो अगर उनकी विंडो शॉपिंग जो हो रही है पार्टी के लिए अगर वो हो जाती है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलके और शायद कुछ और लोगों को मिला के तो वो हुकूमत बना सकते हैं। सवाल तो सिर्फ ये है कि वो हुकूमत बनाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आगे हुकूमत कोई आसान तो नहीं है। हम अगली ब्रेक में बात भी करेंगे कि चैलेंजेस क्या सामने हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो JUIF के साथ इत्तेहाद है। अच्छा, JUIF के साथ जो इत्तेहाद है वो ज़ाहिर है इस नीयत के साथ हो रहा है मेरे ख्याल में कि इनको लगता है कि हम जब प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद हमें प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। लेकिन जो JUIF के फॉलोअर्स हैं वो बहुत हार्डन्ड हैं, तो वो अगर हमारे साथ होंगे तो हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा। अच्छा, अब इसकी ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, इस पे हम फिर किसी दिन बहस कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारे अलकाबात से नवाजा हुआ है और शायद शुरू ये काम इमरान खान ने ही किया था। सो ये सियासत को कोई हक और बातिल की जंग नहीं बनाना चाहिए, इसको सियासत रहने देना चाहिए। अच्छा, लोग इस पे जो है ना बहुत आर्ग्यू भी करते हैं कि यार मुल्क का मामला है और आप कह रहे हो हक और बातिल की जंग ना बनाएं। देखें, यकीनन मुल्क का मामला है और मुल्क का मामला कोई गैर संजीदा मामला नहीं होता। और हम ये भी नहीं कह रहे कि सियासत कोई है ही वो कि गंदा है पर धंधा है, ये टाइप, हम बिल्कुल इस तरह की बात नहीं कर रहे। बात ये है कि सियासत एक ऐसी चीज़ है कि आपको कभी ना कभी साथ मिल के बैठना पड़ता है। तो वो फिर जो एक दूसरे के मुंह पे कालक मली होती है ना, वो फिर समझ नहीं आता कि इसको धोना कैसे है। तो इसलिए हमेशा काबू में रह के तनकीद करनी चाहिए। बिल्कुल। और देखें ना, इसके अंदर तो मेरे नज़दीक देखिए मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त बहुत सख्त नाराज़ हैं। उनकी जो प्रेडिक्शंस थी KP की हद तक, खैर सोच रहे थे कि जी हम इतने सीटें तो निकाल ही लेंगे कि हम चीफ मिनिस्टर लगा लें या किसको छोटा मोटा इत्तेहाद करके, तो उससे तो बिल्कुल ही बरक्स कहानी पेश आई 8 तारीख के बाद, जिसके अंदर PTI तो स्वीप ही कर गई KP को। तो एक तो वहाँ की नाराज़गी, दूसरा उनको मरकज़ के अंदर जब आपके पास सीटें ही ना हो तो आपको किसी ने लिफ्ट ही नहीं करानी। वो तो चलें मियां नवाज शरीफ साहब का प्यार है कि उन्होंने विक्ट्री स्पीच पे अपनी कह दिया कि जी मैं शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगा रहा हूँ कि वो पीपल्स पार्टी से भी बात करें, फलाने से बात करें, MQM से बात करें और JUIF से भी बात कर लें। लेकिन ज़ाहिर है वो नाराज़ थे क्योंकि वो उनको को अहम मुद्दा चाह रहे थे। कई जगह तो ये भी बात थी कि वो चाह रहे हैं कि CM बलूचिस्तान वो बन जाएँ, इफ़ नॉट कि प्रेसिडेंट बन जाएँ। प्रेसिडेंट तो बड़ी देर से बनना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन ये मेरे ख्याल में JUI को समझने वाली बात है कि उन्होंने तो कर लिया, हाथ मिला लिया PTI से, और वो तो ठीक है। PTI के अंदर इसका कोई लॉस नहीं है, PTI इज़ नथिंग टू लूज़। लेकिन जमात इस्लामी का जो JUI जो है उनके लिए ये मसला बाद में बन सकता है, क्योंकि कभी भी जिस सेकंड को मसला हो और तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है JUI की, तो वापस जैसे आप कह रहे हैं कि अपने जो इंसल्ट्स वगैरह हैं वो वापस करना शुरू कर देंगे। ये वक्ती है सारा, और इसके अंदर सियासी इत्तेहाद से आगे बात चलती है हर पार्टी की। बट JUI जो है इस वक्त एक वाज़े किसी पोजीशन पे नज़र नहीं आ रही ताकत की, वो बिल्कुल एक उसकी ऑपोजिट नज़र आ रही है कि इस वक्त वो एक मेन जो हेड ऑफ द टेबल होता है उस पर नहीं है। देखिए, इस वक्त PTI जो है ना उसको बड़ी वो एक थिन रोप पे चल रहे हैं। वो थिन रोप इस तरह से है कि बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि उनको ज़रूरत है कि वो एजिटेशन दिखाते रहें, वो स्ट्रीट पावर शो करते रहें, वो प्रोटेस्ट करते रहें।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो ये भी नहीं, मेरे ख्याल में तो उनको नहीं चाहना चाहिए कि उनकी पावर में वो आ जाएं, मतलब सेंटर में। आप ये देखें कि उमर अयूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, उनकी आज बेल हो गई है 1 महीने की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी को कोई एतराज़ नहीं है उनके हुकूमत बनाने पे। नून लीग खुश होगी, पीपल्स पार्टी खुश होगी। पीपल्स पार्टी वही ऑफर देगी उनको जो उन्होंने नून लीग को दी हुई है कि जी ट्रेजरी पे आप आके बैठ जाएं, हम आपका नंबर पूरा कर देते हैं, हमें ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बैठना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आगे फूलों की सेज नहीं है, कांटों का हार है। जो भी हुकूमत बनेगी वो बहुत अनपॉपुलर हो जाएगी। दूसरी एक और चीज़ भी पीटीआई को समझने की ज़रूरत है। पीटीआई को कोई बताए कि आप जीत गए हैं, ठीक है, आप इसको सक्सेस कंसिडर करें। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि बहुत तासुर ये कायम है कि पीटीआई के साथ धांधली हुई है, ठीक है, और यकीनन मतलब फिर वही बात है, हुई होगी। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप ये भी कहें कि जी धांधली नहीं हुई, फेयर एंड स्क्वायर पीएमएलएन हुकूमत बना रही है, तो अब तो हुकूमत बना रही है ना। जिस दिन कोई पार्टी हुकूमत बनाती है उस दिन से उसका टाइम शुरू हो जाता है अनपॉपुलर होने का। वो जितना मर्जी काम कर ले, इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है बोझ होती है, हाँ जी, ठीक है। सो इस वक्त आपके पहले ही बड़ा सक्सेसफुली ये तासुर कायम हो गया है कि जी आप जीते हुए थे, आपके खिलाफ ज्यादती हुई। अब साथ में उन्होंने अनपॉपुलर भी होना है, साथ में उन्होंने मुश्किल डिसीजंस भी लेने हैं, साथ में इकोनॉमी वही बात है, जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लें 2 साल के अंदर तो नहीं संभलनी। सो 2 साल के अंदर इस मुल्क में वैसे भी हम अक्सर बात करते हैं 3.5 साल का साइकिल चलता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अभी तक का टाइम देखें तो 2 साल तो गुजर गए हैं, 1.5 साल और रह गए हैं। इसके बाद दोस्तियां नहीं होनी है, दुश्मनियां नहीं होनी है, पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि चलें अब नून लीग जो है वो गवर्नमेंट अगर बनाए, कैबिनेट जिस किस्म की आएगी तो आगे चैलेंजेस वो अब तो हमने डिस्कस करने अगली ब्रेक में। बट तो प्रॉब्लम इसके इस वक्त मुल्क को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए थोड़ा ठहराव, थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी कि गवर्नमेंट आ गई है और उनको काम करने दिया जाए। वो एक अलग बहस है कि कितना मुश्किल होगा वो काम करना, लेकिन वो उनका मसला है। तो अगर तरीक इंसाफ जो है वो और जगहों पे फोकस करे, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने वाली। नंबर 1 एक तगड़ी ऑपोजिशन बने, आप अपनी रिज़र्व सीटें जो है पक्की करें। वो मामला भी टंगा हुआ है उसके अंदर, मतलब वो हर जगह टंगा हुआ है। आपकी हर सूबे में तकरीबन सीट है, आपकी नेशनल लेवल पे इतनी सीटें हैं, उनको सिक्योर करें, रिज़र्व सीटें सिक्योर करें। कानून साजी जो हो रही है इसके ऊपर, जो कानून साजी कह रहा हूँ, जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर रहते हुए आपके जो केसेस हैं उनके ऊपर कुछ करें। और आप एक तगड़ी ऑपोजिशन अगर बन के सामने आते हैं तो आपको वेट करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, उसके बाद मौका मिलता है और आपको लगता है कि गैप क्रिएट हुआ है, स्पेस क्रिएट हुई है कि अब हम एंटर कर सकते हैं और हमारे पास फ़र्ज़ करें उस तब तक कुछ फैसले भी आ जाएं उनके हक़ में, तो वो शायद वैसी अक्सरियत बना लें, किसी की ज़रूरत भी ना पड़े। बिल्कुल। तो ये इस पे सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी सियासत के हद तक जो अपडेट्स हैं, JUI और PTI का मिलना, आने वाले दिनों में PTI के कैंडिडेट्स और सारे मामलात कैसे होंगे। मैं जिक्र कर रहा था कि PTI के लिए जो इस वक्त फोकस करने वाली चीज़ है वो ये है कि अपोजिशन में बैठे हैं और उनके ऊपर जो दीगर केसेस चल रहे हैं, बानी PTI के ऊपर भी और जो बाकी लोग हैं, और ये हमने अब कुछ दिन से हम ये भी देख रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात थे, जिसकी ज़ाहिर है सब हम मजम्मत करते हैं उसकी, लेकिन उसके जो फ्रेश जो कुछ लोग जो एंटर हुए हमें, जो पहले थे, अब उनको इख्तियारी कुछ को कर दी, जिनमें अली मीन गंडापुर साहब भी हैं। उसके अलावा और लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब कुछ PP कैंडिडेट्स भी जो हैं, PP 165 से एक अहमद रशीद भट्टी हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया रिसेंटली, जो नून लीग के गढ़ से इनफैक्ट इलेक्शन वहाँ से जीते, यहाँ से रायवंड से, और ऐसी खबरें मिल रही हैं। तो ये मामलात भी हैं जिनके ऊपर आपका जो देखें, अब PTI को एक चीज़ समझने की शायद ज़रूरत है कि आप इस वक्त इफ़ेक्टिवली आपकी सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं तादाद में, लेकिन वो हैं इंडिपेंडेंट हैसियत में, लेकिन वो आपसे सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके उम्मीदवार थे, क्योंकि आपके बैट कैंडिडेट से और आपसे मुंसलिक हैं आपकी पार्टी से। सो अब वो एक जीते हैं, एक काफ़ी हिस्टोरिक वे में जीते हैं कि मतलब एक तगड़ी पार्टी नून लीग की सूरत में के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी अपनी जगहों से दीगर लोगों ने सीटें निकाली हैं, और अब वो थोड़ा सा बैकलैश भी फेस कर रहे हैं, थोड़े से इल्ज़ामात PTI की तरफ भी जा रहे हैं धांधली के, जो कि होता है एक सियासी निज़ाम इस
जिस तरह से बना हुआ हमारे मुल्क में, और कुछ लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो ना कि आप इस चीज़ के ऊपर जाएँ कि जी हमने सियासी एहतियात किससे करना है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, बट मेरे ख्याल में जितने तमाम आपके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना करके एक इलेक्शन लड़ के जिसने खासतौर पे जिन्होंने सीटें निकाल ली हैं, उनकी तरफ एफर्ट होनी चाहिए कि उनकी केसेस के अंदर हेल्प करें। मतलब इसमें से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो हमें पता है कि ताकतवर हैं, जिनके बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है, उनके पास पैसे पूसे भी हैं, वो शायद लड़ लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हमें पता है कि वो एक प्योर सियासी बैकग्राउंड से नहीं आए। जो PTI ने जब टिकट तकसीम किए तो हमें पता है कि उनको बड़े मुख्तलिफ लोगों को टिकट देने पड़े, लेकिन वो भी जीते हैं। तो अब मेरे ख्याल में फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करके इन सब को अपने पास रखते हुए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो हैं वो नून लीग को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोगों को कहा गया कि हमारे पास हैं, कुछ लोगों ने इनकार किया। तो ख़ास तौर पे उन लोगों को आपको रिटेन करने के लिए आप उनको शो ऑफ सपोर्ट करें कि जी हम तो अपोजिशन कर रहे हैं। अभी तक पार्टी से क्लियर पॉलिसी उस तरह से नहीं आई कि हम अपोजिशन भी करेंगे, तो हम कैसे करेंगे। वो बैरिस्टर गौर की हैं बयानात हैं कि जी करेंगे, लेकिन एक वहाँ से आना चाहिए, अडयाला जेल से आना चाहिए कि जी हमने फैसला कर लिए कि हम अब अपोजिशन करेंगे जब तक हमारे जो तमाम मामलात हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हद तक हों या हाई कोर्ट की हद तक हों या सुप्रीम कोर्ट की हद तक हों, उन पे कोई ना कोई फैसला नहीं आ जाता। देखें, जो इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, वो तो इनके लिए बिल्कुल परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उनके छोड़ के जाने से लोगों की हमदर्दी पार्टी के लिए बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जो PTI का सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है ना, वो है KP। क्योंकि KP एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई छोड़ के जा भी नहीं रहा। KP एक ऐसी जगह है जहाँ से छोड़ के चले भी जाएं। KP एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर इनको रिजर्व सीटें भी ना मिलें तो भी ये हुकूमत बना लेंगे। सो अगर वो हुकूमत ठीक नहीं चलती, देखें जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट सेंटर में बनाएगी वो अनपॉपुलर होती चली जाएगी, और नतीजतन उनकी उस पार्टी की जो सूबाई हुकूमतें होंगी वो भी अनपॉपुलर होंगी। लेकिन ऐसे मौके पे अगर सबको नज़र आ गया कि KP सूबा भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा, तो फिर इनके पास क्या मॉरल हाई ग्राउंड रह जाएगा ये कहने का कि हमें आप सेंटर में लेके आए। सो हमें पता है कि पिछली दफ़ा KP में, इसमें कोई शक नहीं कि KP एक ऐसा सूबा है जो अमूमन एक पार्टी को 2 दफ़ा सिलेक्ट नहीं करता, और इन्होंने किया है इस दफ़ा PTI को। और लोग इस पे कहते हैं कि देखो अगर ये इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाई होती तो कभी ऐसा होता। लेकिन हैविंग सेड दिस, फिर वही बात, हमें पता है कि पिछली दफ़ा तकरीबन बैंकरप्सी के दहाने पे पहुंच चुका था KP। सो अब इस वक्त पूरे मुल्क की आंखें KP की तरफ हैं कि वो सूबा मुनासिब, बहुत अच्छा ना भी तो मुनासिब तरीके से चलना चाहिए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, आपने वो जिक्र किया कि गिरफ्तारियां आज भी हो रही हैं। सो 3rd लिस्ट 4th लिस्ट के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। सो उसमें यही था कि 1st और 2nd लिस्ट में तो वो जब आई थी तब जो बहुत ही पुरमज़म्मत वाक़या है 9 मई वाला वो हुआ था, उसके बाद आनी शुरू हुई लिस्टें। वो बेस्ड थी जियो फेंसिंग के ऊपर। उसके बाद उसमें देखा गया कि जी कौन कौन मुलव्विस है, मतलब बेसिकली किस किस का हमारे पास एविडेंस मौजूद है। जिनके एविडेंस मौजूद थे वो अरेस्ट हो गए, बाहर भी आ गए। बिल्कुल, जिनके नहीं थे वो चले गए। अब ये जो 3rd लिस्ट या 4th लिस्ट आई है, हैज़ न्यू एविडेंस बिन सरफेस्ड। अगर तो नया एविडेंस सरफेस हो गया है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है 3rd 4th। अगर वो नहीं हुआ और फिर 3rd 4th लिस्ट निकली है तो फिर लोग एतराज़ कर सकते हैं कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरा, इस पे उंगलियां हमेशा इसलिए सिर्फ उठती रहेंगी कि ऐसे लोग जिनके एविडेंस भी मौजूद थे, वीडियो भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो बाहर हैं। सो ये भी एक मसला रहेगा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए इन एनी केस। तो ये एक चीज़ है। बुनियादी तौर पे ना, जो अगेन अगर PTI, हम क्योंकि हम तो वैसे तज्जिया कर रहे हैं लेकिन हम इस शो में पर्सपेक्टिव PTI का ले रहे हैं, अगले शो में हम PMLN के पर्सपेक्टिव से आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी के आ जाएंगे। अभी क्योंकि हम उनके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज KP है, क्योंकि KP एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे वो दस्तबरदार नहीं हो सकते, जिससे वो जान नहीं छुड़वा सकते। सर KP जो है, देखें KP सूबा जो है इस वक्त, देखें इस इलेक्शन को देख लें, अगर आप जिस दिन आपकी वोटिंग होनी थी, इलेक्शन होना था 8 तारीख को, फ़ोन बंद थे। क्यों? क्योंकि दहशतगर्दी का हमें एक ख़तरा था, और बिल्कुल ठीक किया। मैं कहता हूँ अगर था, बंद किया, ठीक है, हम उस बहस में नहीं जाते कि
कब खोले फ़ोन और क्यों नहीं खोले। दहशत गर्दी के जो मसले मसाइल हैं उसका एक अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट जो एक हार्ड रिलेशनशिप है वो केपी सूबे के साथ है। हमारा वहाँ के जो मामलात हैं वो ज़्यादा संजीदा हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपके दहशत गर्दी के मसाइल हैं। सो वहाँ का जो चीफ़ मिनिस्टर होगा, वहाँ का जो कैबिनेट होगी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब एक ऐसे जोन में आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली जिसके अंदर हम एक रिवाइवल देख रहे हैं उस चीज़ का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक काबू में है। जितनी देर अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, जितनी देर गवर्नमेंट्स फॉर्म नहीं होंगी, जितनी देर लगेगी एक वफाक में कबीना बनाने की, जितनी देर लगेगी ये सूबाई हद तक के बनाने के लिए, उतनी देर तक अनसर्टेनिटी रहेगी। अब मेरे ख्याल में बाकी, जैसे मैं पहले कह रहा था, बाकी सारी चीज़ें जो हैं उन सबको आप एक तरफ रखते हैं, आप गवर्नमेंट्स बनाएं और उनको काम करना शुरू करने दें। क्योंकि ये अभी तक तो ठीक है, लेकिन शुरू में हमने तंजिया ये कहो या मजाक से कहो कि जी कंटेंट बहुत है, अच्छी बात है, कंटेंट हमें हर वक्त होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी गलत है क्योंकि आप और मैं हर चीज़ देख रहे होते हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि एक बेस लेवल स्टेबिलिटी आ जाए, उसके ऊपर फिर हम करते रहेंगे जो भी बातें करनी। और केपी इस लिहाज से बड़ा एक अहम सूबा है जी, क्योंकि अभी वो आप ही मुझे बता रहे थे कि जो IMF ने एक नया बयान दिया है कि जब तक हुकूमत नहीं बनेगी, वो आप क्या बता रहे थे कि नई ट्रांच नहीं आएगी जो हमारी 1.12 बिलियन। जी, हमने बेसिकली जो IMF की तरफ से अब जाना है अगले प्रोग्राम में, वो तो अगले प्रोग्राम में जाना है। हमने इसी महीने अपनी आखिरी ट्रांच जो है वो लेनी, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आपको पैसे मिलने हैं 1.10 बिलियन डॉलर ऐसा कुछ दिख रहा है। और उन्होंने कह दिया कि जी जो गवर्नमेंट आएगी उससे करेंगे। मैंने तो नहीं सुना कि फाइनेंस डिवीजन के अंदर कौन आ रहा है, मुझे तो नहीं पता पोर्टफोलियोज किसको बांटे जा रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हल्फ कब उठा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये 29 को वैसे तो फैसले होने हैं, लेकिन अगेन हम तो बिल्कुल स्पेकुलेशन आपको पता है इस शो पे नहीं करते, लेकिन सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि हालांकि हमने ऐसी बातें सुनी हैं, मतलब वल्लाह आलम बिस्वाब सच हैं गलत हैं, लेकिन हमने ऐसी बातें सुनी हैं लोगों के नामों के साथ कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफ़र हुई और उन्होंने आगे से कहा जी कि मैं आपकी असिस्टेंस के लिए हर वक्त मौजूद हूँ, हर घड़ी, लेकिन मैं मिनिस्ट्री नहीं लेना। सागडार साहब ने ना कर दी? नहीं, सागडार साहब ने। वो नहीं अभी रनिंग में। सर, इससे मुझे जितना मुझे इस बात से सुकून मिलता है। सर ये आप देखें अगेन कि कोई इमेजिन कर सकता है कि आपको मिनिस्ट्री मिल रही हो और आप ना कर, वो भी फाइनेंस तो, और लेकिन फिर वही बात है कि लोगों को अंदाज़ा है, टेक्नोक्रेट्स को भी अंदाज़ा है कि ये इस वक्त आसान नहीं होगा इसको मैनेज करना। भी नहीं होगा। और फिर इसमें एक चले, अब हम बिल्कुल मेरे ख्याल में शायद शो के एंड की तरफ हैं। सर शो कभी एंड नहीं होता, आप बोले सर, तो मैं संभाल लूंगा। इसमें एक वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मजाक वाला एलिमेंट भी डालना चाहिए, हालांकि स्टेटमेंट तो वो सीरियस थी, लेकिन इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे बड़ी धांधली हुई है, अमेरिका को इसका नोटिस लेना चाहिए। सर मैं चले जाता हूँ, इस बात को लूँगा मैं, और मैं जो न्यू फॉलोअर्स हैं ना, जो न्यू वोटर्स हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो एक अच्छी तादाद में बाहर हैं और उन्होंने पहली दफ़ा अपने वोट कास्ट किए हैं। लेकिन सर उनको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ये देखिए, आपका मेरा तो मेरे ख्याल में कवर करते हुए शायद दूसरा तीसरा इलेक्शन है, वैसे हम वोटिंग जब से हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और हम करनी भी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें देख के एक समझ आ जाती है कि ये पैटर्न्स हैं, ये जो बयानात होते हैं उनको अगर आप बिल्कुल, जैसे मैं देख रहा ट्विटर पे जब ये बयान आया कि ये क्या बात करती कि अब हम उनकी मदद लेंगे जिन्होंने वो किया था, जिन्होंने मतलब जैसे वो कहते हैं साजिश की थी। नहीं, कुछ नहीं होता, को घबराओ मत। JUI से कैसे कर ली हमने दोस्ती, कोई मसले वाली बात नहीं। ये वक्ती तौर पे चीज़ें जो होती हैं, ये तब एक सियासतदान का काम है कि सिचुएशन एनालाइज करे और उसके हिसाब से बयान दे। वो अलग बात है, खान साहब जो हैं वो शायद नहीं एनालाइज किए बगैर भी कभी दे देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ सियासत का हिस्सा है। अगर आप एक बन गए हैं, अब एक अगर लेकिन जिसने वोट डाल लिया वो फिर वो भी एक सियासी निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं, और अब चूंकि बन गए तो उनको सीखना पड़ेगा कि ऐसे ही होता है, और पहले भी ऐसे ही हो रहा था। अभी 10-15 दिन आप वेट कर लें, अभी तो देखें ना मामलात गर्म है, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं तो आज ये भी देख रहा था कि बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हैं और बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं एक बड़े पैमाने पे, और जिसके ऊपर काफ़ी जो लोग हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये जब तक, मैं वही बात कर रहा हूँ, जब तक स्टेबिलिटी तब आएगी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी, जब सब अपने अपने रोल समझ जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है बनिस्बत पिछले कुछ इलेक्शंस के। देखिए बात पता है कि अब जिस तरह अली अमीन गंडापुर की नॉमिनेशन हुई है ना, तो बड़ी इस पे बातें चल रही हैं कि जी वो तो बड़े उनसे कुछ मंसूब हैं ऐसी चीज़ें, अब वो ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन वो तो जो है ना बड़े ख़वातीन मुखालिफ उन्होंने बयान दिए हुए हैं।
मरीम नवाज के खिलाफ तो हमने सुना है जलसे में बड़ी नाज़ेबा बातें की थी। बिल्कुल, इसके अलावा उन्होंने जी वो 9 मई में भी उनका नाम है, अगेन देखें उन्होंने कोई भी गैर कानूनी हरकत की है केस करके उनको आप पकड़ लें, लेकिन अदरवाइज वो उनकी शख्सियत कैसी है, वो क्या करते हैं, ये इसलिए मान्य नहीं रखती क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसने उनको वोट दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का दिल करता है कि जिसको हमने वोट दिया है वो जीते भी, वो फिर बड़ी वजारत भी ले, वो चाहे सीएमशिप ले ले। इसी तरह मैंडेट एक ऐसी चीज़ है, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस हमें लगे कि इस मुल्क बंदे की वजह से जो इकोनॉमी है वो बेहतर होने के बजाय ख़राब हो जाएगी, वो मुझे आपको जो मर्जी लगे, लेकिन अगर अवाम किसी को मैंडेट देते हैं तो उस मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, वो जो है ना आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो वाहिद एक मेरा मसला है ना जिस पे मुझे डर लगता है, अगेन हमने मैंडेट की तो फिर भी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन मुझे खान साहब से डर सिर्फ यही लगता है कि ये जो पूरी दुनिया मुखालिफ बयानात है ना कि अमेरिका ने ये कर दिया और फलाने ने ये कर दिया, भाई आप इस चीज़ को छोड़ दे कि किस चीज़ की प्लानिंग कहाँ हुई थी, कभी कहते हैं लंदन प्लान, कभी कहते हैं डोनाल्ड लू, आप यहाँ फोकस करें ना, यहाँ पे किसने क्या किया, बिल्कुल ठीक है, उसके साथ आप जो मर्जी करें, वो प्लान वहां बना, यूं हुआ, ये तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि पूरी दुनिया जो है वो आपके खिलाफ कोई साजिश ना करे, क्यों ना करे, मतलब फिर वही बात है, इंडोनेशिया जो है वो अपना इंटरेस्ट देखेगा कि आपका इंटरेस्ट देखेगा, तो जब वो उसने अपना इंटरेस्ट देखना है तो फिर कोई भी मुल्क अपना इंटरेस्ट देखेगा, तो आप उसकी पूरी दुनिया से हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के डोनेशंस की जरूरत है, हम अपने पैसों पे अपना सालाना बजट ही नहीं बना सकते। और सर बिल्कुल, ये आपने गंदापुर वाली बात की, तो देखिए ये तो एक ज़माने में जब शहबाज शरीफ साहब की फ़र्द जो माहिद हुई थी उसके बाद उन्होंने भी अपनी मैंडेट लिया था उन्होंने, तो ये तो होता रहा है माजी के अंदर, बहुत लोगों के साथ होता रहा है, तो इसको इस चीज़ से हाँ, वो अगर तो इस किस्म की चीज़ को उन्होंने जैसे गंदापुर साहब ने की है, वो जो हमने सुनी वो गलत है, हम कहते हैं गलत है, लेकिन वो उनकी कंस्टिट्यूंसी में जाके पूछें जी उनको क्यों नहीं गलत लगी जब वोट देने गए, वोटिंग बूथ में गए। उसके साथ सर आपने सर एंड में मैं ये चाहूँगा कि हम एक तो डिस्कस कर लिया हमने, बाकायदा तरीके इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, लेकिन जो हम नून लीग में तो एक अगले एपिसोड में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि हम इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करें कि शरीफ ख़ानदान के दो अहम लोग जो हैं वो दो अहम ओहदों पे अभी तक कंफर्म हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर बनेंगी मरीम नवाज शरीफ, जो कि उनकी पहली होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे के अंदर छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, मरीम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि आए थे किसी किस्म की ओहदा संभालने के लिए, मुल्क को संभालने के लिए, मुल्क को बनाने के लिए, मुल्क को आगे ले तरक्की की राह पे ले जाने के लिए, अब वो क्या करेंगे? सर वो एग्जैक्टली वही करेंगे जो उन्होंने 2008 से 13 में किया था कि शहबाज शरीफ साहब सीएम थे और नवाज शरीफ साहब पीछे बैठे हुए थे, दोनों ने गुड कॉप बैड कॉप खेला था, और उसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं बहुत तरक्की हुई, कुछ लोग कहते हैं बहुत नुकसान हुआ। पंजाब में तो हुई, पंजाब में उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस आपको पता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को भी नाराज़ करते हैं, वो रियासत मतलब वो काम करने का उनका एक स्टाइल है जिसमें लोग नाराज होते हैं, जो फजर के वक्त शुरू हो जाता है जी। तो उसमें जब लोग नाराज होते थे और कहते थे कि हमने अब इनके साथ मजीद काम नहीं करना, तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब वो मामला पैसिफाई कराते थे, और उसके बाद बिल्कुल वो कहते थे, वो उनको घर बुला के ना तो कि ए ख्वाब में आप खलो के सिल ते पिसवाए ने ते ए सिर्फ ताड़े आस्ते, तो उनको गाड़ी से लेने जाते थे, गाड़ी तक छोड़ने जाते थे, इधर गीली गीली करते थे, फिर वो बंदा कहता था अच्छा चलो ठीक है, बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं तो सुला। तो मेरे ख्याल में कि वो यही रोल प्ले करेंगे। अब जब मरियम साहिबा सीएम है तो मरियम साहिबा जिसको ऑफेंड करेंगी, नाराज करेंगी, तो मियाँ साहब उसको गीली गीली करेंगे। सर मेरी थोड़ी प्रेडिक्शन इससे डिफरेंट है। देखें अगर तो सिचुएशन हम देखें बिल्कुल ही रीसेंट पास्ट में, तो जब पीडीएम बनी, वैसे अब पीडीएम 2 छोड़ देना चाहिए, पीडीएम नहीं है ये वो एक ही पीडीएम थी जो कि ठीक है। तो जो पीडीएम थी उसके अंदर जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने पहली दफ़ा, और बड़ी जल्दी दूसरी दफ़ा बने, देखें इस वजह से देखिए स्पीड आपने नहीं डिस्काउंट करनी कि हमें ये खबरें मिली और हमने ये देखा कि क्योंकि लंदन थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो यहाँ तक जो वो चीज़ें चाह रहे थे वो शुरू में हमें नहीं देखने को मिली, होते हुए देखी। जैसे ये काफ़ी लोगों के बयानात हैं और काफ़ी लोगों ने ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि
फौरी तौर पे VUNC के बाद फौरी तौर पे इलेक्शन कॉल कर ले जाएं और असेंबली डिसॉल्व कर दें, एक फ्रेश मैंडेट के साथ हैं, इलेक्शंस अभी कराएं, आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, जो कि हमने देखा हुआ। उसके अलावा और चीज़ों के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब का एक अपना टेक था जो कि हमने ट्रांसलेट होते हुए नहीं देखा PDM की गवर्नमेंट के अंदर। उसका जो कुछ लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि देखें जी सियासी हमारे पास कौन सा क्लियर मैंडेट था, हमने सब कुछ पूछ पाछ के करना था, सबका नहीं राज़ी हो रहे थे तो इस वजह से हो गया। लेकिन अगर तो इसी किस्म की चीज़ हुई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपनी तौर तरीके से चलना चाहते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की बात को तरजीह नहीं मिलती, और हम ये भी देखते हैं कुछ देर बाद शायद वो लंदन चले जाएं किसी भी वजह से, तो ये फिर इसका मतलब है कि उनका सियासी रोल जो है वो कम है। सर मेरे ख्याल में उनका सियासी रोल रहेगा, वो मरियम को मुस्तकिल सुपरवाइज करते रहेंगे, मेरा ख्याल है, अब बेहतर तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा। तो बाकी ये है कि ये पूरा नून लीग का जो है ना वो प्रोपेगेंडा है कि वो जब भी कोई चीज़ गलत हो जाती है ना तो उसके बाद वो कहते हैं कि असल में मियाँ साहब कुछ और चाहते थे, क्योंकि वो नहीं हुआ तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। वो कभी जो है वो शहबाज शरीफ को बस के नीचे दे देते हैं, कभी वो किसी रियासती एहलकार को बस के नीचे दे देते हैं, कभी वो किसी अपनी जिस पार्टी के साथ अलायंस होता है उसको बस के नीचे दे देते हैं। बस मियाँ साहब का बयानिया ऐसा है जो कि नहीं हार सकता। हम सर वक्त ख़त्म हो जाता है, हम कल के दिन मज़ीद नून लीग की हद तक जो हमारे पास कुछ बातें डिस्कशन है वो कल करेंगे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।